Hello, good morning, students. Today we are going to discuss about the organizing structure. In this organizing structure, we will discuss about the meaning of the organizing structure, span of management, and the types of organizing structure. And in these type of organizing structure, first type of organizing structure we will discuss today in this topic. So first of all, we have to know about the learning objective of the topic. Means इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है डियर लर्नर्स, आप किस चीज के बारे में जान पाएंगे, आप क्या समझ पाएंगे, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं. डियर लर्नर्स, यू विल बी एबल टू first point is explain the meaning of organizing structure. Means we will discuss the meaning of the organizing structure, so you will be able to explain the meaning of organizing structure. And in the same way, you will be able to define the span of management, and you will be able to understand the types of organizing, and you will be able to define the merits and demerits of the functional organizing, or you can say you will be able to explain the merits and demerits of functional organizing. So these are the learning outcomes of this topic, or the learning objective of this topic. So come on the topic now. In the topic, there is organizing structure. Means first of all, we will discuss about the meaning of organizing structure. कि organizing structure है क्या? Organizing structure क्या है? Is the outcome of the organizing process. जो हमने organizing process अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है कि उसमें जो एक्टिविटीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, उसके बाद जो है उसमें ड्यूटीज को असाइन करना, और जो है सुबॉर्डिनेट सुपीरियर के रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था. तो उसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कि हमने कितनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिवीजन बनाई, और कितने हमने जो है एम्प्लॉइज की पोस्ट क्रिएट की, ये सब चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है. तो इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि दिस इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हुई है तो उसी की वजह से जो है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, कि उसमें कितनी पोस्ट हुई, कितने लेवल हमने क्रिएट किए, और कितने मैनेजर्स हमने अपॉइंट किए, कितने सबॉर्डिनेट्स उसमें अपॉइंट करने की जरूरत है. मींस पोस्ट क्रिएट जो हमने की है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कम्स टू द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. इसी टाइप से ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये एक फ्रेमवर्क के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है. एंड इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. जो वर्क है, क्या काम करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, और जो पीपल जो हमने पोस्ट क्रिएट किया, उन सब के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ताकि जो काम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा परफॉर्म किया जाना है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ बेटर वे और इन अ वेल मैनर. इसी टाइप से हम ऑर्गेनाइजिंग को भी बता सकते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क within which all managerial and non-managerial tasks are performed. जहाँ पे मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क को जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो उस एक फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. तो ये इसमें ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के कुछ एक मीनिंग थे कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया एक फ्रेमवर्क के रूप में, जिसमें क्या किया जाता है? मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क जो है उनको परफॉर्म किया जाता है, और जो पीपल है, वर्क है, और जो रिसोर्सेज है, उनके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है. या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क जो है उनको परफॉर्म किया जाता है. मींस मैनेजरियल टास्क तो वो हो गए जो मैनेजमेंट लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के जो फंक्शन जाते हैं उनको हम मैनेजरियल फंक्शंस कहते हैं. एंड नॉन मैनेजरियल फंक्शंस कौन से हैं? जो ऑपरेटिंग टास्क है, जो वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो नॉन मैनेजरियल टास्क है. तो ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर या उस फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है.
तो ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग है। इसके ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के मीनिंग के बाद जो है हम एक चीज और पढ़ना चाहेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। ये क्या है कि उन सबऑर्डिनेट्स के नंबर को दिखाता है दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर, जो एक सुपीरियर के द्वारा इफेक्टिवली मैनेज किए जा सकते हैं। मोस्टली इसमें क्या लिया जाता है, 5 to 7 मेंबर्स को लिया जाता है जिनको एक सुपीरियर जो है अच्छे से मैनेज कर सकता है। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ स्ट्रक्चर। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट के लेवल्स को डिटरमाइन करता है एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर। अब किस तरीके से लेवल को डिटरमाइन करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जितना बड़ा स्पैन होगा, लार्जर द स्पैन मींस एक सुपीरियर के अंडर में जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट होंगे उतने ही कम लेवल बनेंगे और उतना ही जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। इसी टाइप से अगर हम एक सुपीरियर के अंडर में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कम रखते हैं, जब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कम रखा जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और वो एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लीड नहीं करेगा उस केस में। तो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है वो कितना इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, वो 5 to 7 जो है अगर है तो उनको ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी लेस और मोर। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो है दो टाइप्स है इसके अंदर। फर्स्ट है इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा इसके अंदर है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें से एक ही डिस्कस करेंगे आज हम, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्टली सी अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो उसको हम जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। मींस इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस, एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इट। मतलब जो मेजर फंक्शंस है या जो मेजर एक्टिविटीज है जो होल एंटरप्राइज के द्वारा परफॉर्म की जानी है, अगर उसको उन मेजर फंक्शंस और एक्टिविटीज के आधार पे डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब उसमें किस टाइप के फंक्शंस, जैसे मेजर फंक्शंस के अंदर क्या आता है, सेल्स है, परचेज है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस और द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनके आधार पे डिवाइड किया जाता है तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कि उसमें जो है सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया एक, दूसरा जो है परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, तीसरा जो है इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरीके से अगर डिवाइड किया गया है तो इट मींस दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। इसी टाइप से क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसकी सुटेबिलिटी क्या है, मतलब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। तो इसमें देखिए इट इज मोस्ट सुटेबल वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज लार्ज। अगर साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट स्मॉल है तो हमें वहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे साइज ऑफ बिजनेस यूनिट जो है वो लार्ज है, बड़े स्केल पे जो है बिजनेस किया जा रहा है, तो उस केस में हमें जो है बिजनेस को उसके फंक्शंस के बेस पे डिवाइड करने की जरूरत है ताकि हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकें और उस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी एक फंक्शनल मैनेजर को दी जा सके ताकि वो उस अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके। तो अगर साइज लार्ज है तो उस केस में हमें जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको फंक्शन के बेस पे
डिवाइड किया जा सकता है। द स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जब हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जैसे सेल्स एक्टिविटीज है, सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट पर्सन की जरूरत है जो सेल्स एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे केस में हमें जो है उसको फंक्शन के बेस पे डिवाइड करने की जरूरत है। इसी टाइप से क्या है कि द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड, मतलब जब अथॉरिटीज को सेंट्रलाइज करने की बजाय उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। मींस सभी डिपार्टमेंट्स में हमने जो है अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेलीगेट करना है लार्ज स्केल पे, तो उस केस में भी हमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेस पे जो है डिवाइड करने की जरूरत है। इसी टाइप से देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, अगर वहां पे केवल एक ही प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है और बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे है, तो उस केस में हम जो है उसको फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसकी सुटेबिलिटी है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए जो है ये ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद इसमें आता है एडवांटेज के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिवाइड करने का, क्यों डिवाइड करना चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट, अगर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मतलब जैसे परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन, इस तरीके से हमने जो है इन फंक्शंस या इन एक्टिविटीज के बेस पे जो है अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है, तो इट मींस उसमें हम एक स्पेशलिस्ट पर्सन को अपॉइंट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें हमने प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट किया जो प्रोडक्शन में एक स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है प्रोडक्शन का, मतलब उसको प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज है। इसी टाइप से जो सेल है उसके अंदर हमने जो एक पर्सन को अपॉइंट किया हु इज हैविंग द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सेल, मींस ही इज द एक्सपर्ट ऑफ द सेल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब जब हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट उठाने हैं तो उस केस में हम जो है बिजनेस को फंक्शन के बेस पे डिवाइड करते हैं, और अगर हमने फंक्शन के बेस पे उसको डिवाइड कर रखा है तो हमें उससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा इसमें हो सकता है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना ज्यादा इजी है, क्योंकि सबका मेन ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, लेकिन सारी की सारी एक्टिविटीज जो वो इंटरडिपेंडेंट है। जैसे सेल है तो सेल जो है वो परचेज डिपार्टमेंट पे या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब तक परचेज डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल परचेज करके सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा तब तक सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल नहीं कर सकता, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन नहीं करके देगा तब तक जो है वो अपना सेल नहीं कर सकता। मतलब परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके गुड्स को जो है सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसके बाद गुड्स को सेल कर सकता है। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। अब इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से क्या है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो इजीली एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसी टाइप से मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। अब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। अब मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है? अब उसके अंदर जो है एक स्पेशलिस्ट पर्सन को, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन means in every department a specialist or an expert is appointed। जब वो वहां पे एक्सपर्ट है, एक स्पेशलिस्ट है अपने काम का, तो वो अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसी। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जो एफर्ट्स है एम्प्लॉयज के द्वारा या डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाएंगे उसके डुप्लीकेशन को कम किया जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो होगा ही नहीं। मतलब सेल्स की एक्टिविटी है तो सेल्स की एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करेगा। अगर प्रोडक्शन की एक्टिविटी है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करेगा, उसमें दूसरे डिपार्टमेंट को वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग डिवीजन होती है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग से होता है, तो दोनों डिवीजन में जो है दोनों डिवीजन अलग अलग परचेज कर रही है, तो वहां पे परचेज की एक्टिविटीज जो है वो रिपीट हो रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि वहां पे एक ही डिपार्टमेंट है,
अब एक ही डिपार्टमेंट है तो वहां पे एक्टिविटीज जो है एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स और द एक्टिविटीज। और कहीं अगर होती भी है डुप्लीकेशन तो वो बहुत कम होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज पॉसिबल इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग जो इजीली प्रोवाइड की जा सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जैसे परचेज मैनेजर है तो वहां पे अगर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है तो हमें पता है कि उसको परचेज से रिलेटेड ट्रेनिंग ही देनी है। या परचेज डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय है जैसे सुपरिटेंडेंट है, फॉरमैन है, तो उनको भी अगर ट्रेनिंग देनी है तो वो परचेज से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, तो इजीली हम जो उनके लिए परचेज से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर कोई एम्प्लॉय सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको सेल से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है। तो इस तरीके से जो है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, मींस ट्रेनिंग को इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। एंड इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, इसमें सभी फंक्शंस को, या हम ये कहें कि सभी डिपार्टमेंट्स को जो है इक्वल वेटेज दी जाती है। क्योंकि किसी भी एक डिपार्टमेंट को अगर वेटेज नहीं दी जाएगी तो उसके अंदर जो है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है उसको वेटेज नहीं दी जा रही है तो सेल नहीं होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वेटेज नहीं दी जा रही है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा हमारा, उसकी वजह से सेल भी नहीं हो पाएगी। परचेज डिपार्टमेंट को वेटेज नहीं दी जा रही है तो परचेज डिपार्टमेंट की वजह से जो है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ इक्वल वेटेज देने की जरूरत है, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। अगर किसी एक डिपार्टमेंट को वेटेज नहीं दी जाती है तो दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम रुक जाता है। तो सभी डिपार्टमेंट्स के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जरूरत है कि हम जो है सभी डिपार्टमेंट्स को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करें। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो है एडवांटेज थे। अब इसमें जो है इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज है उसके एडवांटेज है तो उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी होती है। तो लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखिए इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ईगो प्रॉब्लम होती है, मतलब एवरी डिपार्टमेंट वांट्स टू बी सुपीरियर। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो वो ये समझता है कि हम सुपीरियर हैं, हमारे बगैर जो है ना तो सेल्स डिपार्टमेंट काम कर सकता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट ये समझता है कि हम सुपीरियर हैं, अगर हम सेल नहीं करेंगे तो बाकी के डिपार्टमेंट क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट परचेज ही नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो समझता है कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो परचेज डिपार्टमेंट का परचेज करके क्या करेगा, या सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल कहां से करेगा। तो अपनी अपनी ईगो प्रॉब्लम से सभी डिपार्टमेंट जो है अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना चाहते हैं, और जब वो अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो दूर चला जाता है। तो वहां जो ऑर्गेनाइजेशन है या कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसकी इग्नोरेंस होती है। इसी टाइप से डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना इजी है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो इतना इजी नहीं है। तो उसको इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में इंटरेस्ट को लेकर के, अपने हितों को लेकर के जो है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते रहते हैं। एक डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे जो है फाइनेंस कम प्रोवाइड करवाया गया है या रिसोर्सेज कम प्रोवाइड करवाए गए, दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मेरे डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं समझी गई है। तो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनके बीच में होते रहते हैं। एंड हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो एक हर्डल या बाधा क्रिएट करता है कंप्लीट डेवलपमेंट के अंदर। कंप्लीट डेवलपमेंट किसका, एम्प्लॉइज का, ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बीच में एक बाधा बन करके आता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी या डिसएडवांटेज थे फंक्शनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के। तो आज के टॉपिक में हमने इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उसका मीनिंग पढ़ा। उसके बाद जो है इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट कैन मैनेज बाय अ सुपीरियर, मींस सबॉर्डिनेट्स का जो नंबर है वो 5 to 7 होना चाहिए जिसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। जितना ज्यादा होगा उतने ही जो है लेवल कम हो जाएंगे मैनेजमेंट के।
और एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है वो लीड करेगा। उसके बाद हमने इसमें टाइप्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या था, इसके एडवांटेज क्या थे और उसकी जो सूटेबिलिटी है, मीन्स किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है, और इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या है, इनके बारे में आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक हमारा जो है यहीं खत्म होता है। थैंक यू।